नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, आपकी मुख्य परीक्षा के लिए ये हमारा कार्यक्रम चल रहा था मॉक टेस्ट का, और ये मॉक टेस्ट फुल लेंथ है। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्रों को, मतलब नकली प्रश्न पत्रों को हम देख रहे थे, जो कि परीक्षा के प्रारूप पर ही डिज़ाइन किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभ्यास जारी रखेंगे क्योंकि लेखन कौशल ही हमें वहाँ विजय दिलाएगा। देखिए, 3 घंटे में आपको 150 अंक बटोरने हैं, तो पूर्ण अंक तो नहीं मिलते, ये आप भी जानते हैं। साहित्यिक चीज़ें या फिर ये कहिए कि इस तरह की लिखित चीज़ों में पूरे अंक पाना ये संभव नहीं है, लेकिन अधिकतम प्राप्त करना है। और हमने पीछे देखा था कि किन किन एरिया पे हम अगर फोकस करें तो हमें कितने नंबर और कैसे नंबर मिल सकते हैं। तो गद्यांश अवबोधन इसमें सबसे अहम हिस्सा होता है, मतलब 60 अंक तो आपके यहीं से होते हैं। बाकी पत्र लेखन और मुहावरा, बाकी जो बचता है वो बहुत छोटा भाग है, लेकिन उसको भी ध्यान से रिवाइज करके जाना है। चलिए अवतरण को देखते हैं। अवतरण में ये दिया हुआ है, 2 अवतरण है। तो ये पहला है कि हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, अपने विषय में उनकी धारणा का जितना अधिक ध्यान रखते हैं, उतना ही अधिक प्रतिबंध हम अपने आचरण पर रखते हैं। ये वाक्य है और इसके नीचे रेखांकन किया है, मतलब इसकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। और उसके आगे कहा गया कि जो हमारी बुराई, मूर्खता या तुच्छता के प्रमाण पा चुके हैं, मतलब जिन्हें अपनी काबिलियत का परिचय आपने दे दिया है, तो उनके सामने हम उसी धड़ाके के साथ नहीं जा सकते, मतलब उतना खुलकर हम प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि हमने गलतियां की हैं और आप जानते हैं कि जो आपकी गलती है वो उसने देखा है, मतलब वो आपको जानता है कि आप ये गलती कर चुके हैं। तो आप उसके सामने इतना बेधड़क होकर न तो कुछ कह पाएंगे न कुछ कर पाएंगे। तो वही कहा गया है कि हम उसी धड़ाके के साथ नहीं जा सकते जिस धड़ाके के साथ औरों के सामने जाते हैं। मतलब कोई आदमी आपसे एकदम से अपरिचित है तो उसे तो आप खूब अपनी शेखी बघार सकते हैं, लेकिन जो आपकी रग रग से वाकिफ है उसके सामने आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं, क्योंकि ऐब सबके अंदर होता है। ठीक जैसे अपने माता पिता ही समझ लीजिए, आपके माता पिता से बेहतर आपको कौन समझेगा, तो उनके सामने आप अपनी महिमा मंडन नहीं कर सकते। अपने दोस्तों के सामने कर सकते हैं, वो भी करीबी दोस्त के सामने नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तुरंत आपको पकड़ लेगा कि आपके अंदर कमी कहाँ पर थी। ठीक है, तो ये बात कही गई। अब इसमें यह भी कहा गया कि यहीं तक नहीं, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। जिन्हें इस प्रकार का प्रमाण नहीं भी मिला है, उनके आगे भी हम कोई काम करते हुए यह सोचकर कुछ आगा पीछा करते हैं कि कहीं इस बात का प्रमाण उन्हें न मिल रहा हो। मतलब अपनी जो कमियां हैं उसका अंदाजा इंसान को होता है, हर मनुष्य को होता है, जीव को भी होता है, लेकिन मतलब बाकी जो जानवर है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर पाते। मनुष्य के अंदर बौद्धिक कौशल ज़्यादा होता है, तो वो समझता है कि मेरे अंदर ये कमी है। जिसके अंदर बुद्धि कम होती है तो वो भी जानता है कि मेरी बुद्धि कम है, और इसीलिए वो बचता है। अगर वाचाल है, ज़्यादा बोलने वाला है, तो भी वो ये कोशिश करेगा कि उसकी जो मूर्खता है उसका परिचय सामने वाला न पाए। लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता होता है कि मुंह बंद रखेगा तभी तक उसकी खैरियत है। जैसे ही मुंह खोलेगा वैसे ही उसकी जो बुद्धि का परिचय है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि हम अपने ऐब को छिपाने के लिए आगा पीछा करते हैं। अब इसमें आप देखें कि दूसरों के चित्त में अपने विषय में कोई बुरी या तुच्छ धारणा होने के निश्चय या आशंका मात्र से जो वृत्तियों का संकोच होता है, हम अपने आप को सिकोड़ने लगते हैं। आपको मालूम हो जाता है कि सामने वाला जो है वो मेरे कैरेक्टर के बारे में जानता है, मेरी कमियों के बारे में जानता है। मैं चोर हूँ, वो जानता है कि मैं चोर हूँ, तो आपके अंदर एक संकोच पैदा होगा। हालांकि कुछ लोग निर्लज्ज होते हैं, लेकिन निर्लज्ज कोई कितना भी हो, लेकिन 100% नहीं हो सकता। उसके अंदर भी संकुचन का भाव होता है, कहीं ना कहीं उसे भी संकोच होता है, भले वो जाहिर न करे। तो ये जो वृत्तियों का संकोच उत्पन्न होता है और स्वच्छंदता का विघात यहाँ पे होता है। आप निर्द्वंद होकर वहाँ नहीं रह पाते जहाँ पे लोग आपके ऐब को जानते हैं, तो स्वच्छंदता आपकी क्या है, बाधित होती है। तो यही अवस्था लज्जा कहलाती है, यही है लाज। कहते हैं ना, लाज आ रही है, तो वही बात। और इस मनोवेग के मारे लोग सिर ऊंचा नहीं कर पाते। अब यह है कि लज्जा का भाव भी एक समान स्तर का सब में नहीं होता है, सबको एक समान लज्जा नहीं आती है। जितनी बुद्धि है उसी हिसाब से लज्जा की मात्रा भी होती है। पिछले लेक्चर को अगर आपने देखा होगा, मतलब पिछले मॉक टेस्ट वाला जो लेक्चर था, तो उसमें हमने अनुभूतियों पर चर्चा की थी। तो अनुभूतियों में हमने देखा था कि मनुष्य सुख और दुख की अनुभूति लेकर पैदा होता है, और बाद में क्या होता है कि उसमें बहुत सारी शाखाएं निकलने लगती हैं। मतलब सुख की भी बहुत सारी जो उप अनुभूतियाँ हैं वो पैदा हो जाती हैं, और दुख की भी बहुत सारी उप अनुभूतियों का जन्म हो जाता है। तो ये जो उप अनुभूतियाँ हैं ये मनुष्य में बौद्धिक कौशल के साथ प्रबल होती हैं। जितनी ज़्यादा बौद्धिक क्षमता रहेगी उतनी ज़्यादा अनुभूतियों का जाल रहेगा। तो यहाँ लज्जा की मात्रा, लज्जा भी क्या है, एक तरह की अनुभूति है, मनोभाव है, मनोविकार है। तो ये भी बौद्धिक कौशल से ही तय होता है। जिसकी बुद्धि जितनी ज़्यादा होगी उसको लज्जा भी उतनी ज़्यादा आएगी, जिसकी बुद्धि जितनी कम होगी उसी हिसाब से वो लज्जा भी कम करेगा, और एकदम ही नहीं है तो निर्लज्ज हो जाएगा, ये तय मानिए। तो वो बात यहाँ पे कही गई। अब इसमें आप देखें कि मुंह नहीं दिखा पाते, सामने नहीं आ पाते, साफ साफ कहते नहीं, और न जाने और भी न जाने क्या क्या नहीं करते। मतलब कुल मिलाकर अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, ये कहने का मतलब है।
हम बुरे न समझे जाएं, यह स्थायी भावना जिसमें जितनी ज़्यादा होती है, और किसमें ज़्यादा होगी, जिसमें बौद्धिक कौशल ज़्यादा होगा, वो उतना ही ज़्यादा लज्जाशील होगा। कोई बुरा कहे जाए भला, इसकी परवाह करके जो काम किया करते हैं, मतलब कोई बुरा कहे जाए भला, इस चीज़ को दिमाग में रखकर जो काम किया करते हैं, उन्हें कहा जाता है निर्लज्ज। वो बुरा कह रहा है या भला कह रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सोचकर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप निर्लज्ज कहलाएंगे। जिस समाज में हम कोई बुराई करते हैं और जिस समाज में हम अपनी मूर्खता, धृष्टता आदि का प्रमाण दे चुके होते हैं, उसके अंग होने का स्वत्व हम नहीं जता सकते, वहाँ पे हम अपना अधिकार नहीं जता सकते। अतः उसके सामने अपनी सजीवता के लक्षणों को उपस्थित ही नहीं करते। मतलब हम अपने आप को जिंदा वहाँ दर्शाना ही नहीं चाहते, एकदम से सारी क्रियाओं को समेट लेंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे ताकि कोई प्रतिक्रिया ही न दे पाए। और प्रकट करते बनता भी नहीं है। असली बात यह है कि हम इसी संसार में हैं। मतलब आप ऐसे स्थान पे पहुंचे हैं जहां आपके एक एक बुराई से लोग वाकिफ हैं, तो आप एक भी एक्टिविटी वहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डर होगा कि उससे मेरा भेद खुल जाएगा। अब इसके साथ आप ये भी देखें, इसमें कहा गया कि उसके सामने अपनी सजीवता के लक्षणों को उपस्थित करते रखते नहीं बनता, यह प्रकट करते ही नहीं बनता कि हम इस संसार में हैं भी। और जिसके साथ हमने कोई बुराई की होती है, उसे देखते ही हमारी क्या दशा होती है। अगर आप सच में अच्छे इंसान हैं, और अच्छे इंसान का मतलब आपके अंदर बुद्धि है, तो किसी के साथ आपने पास्ट में यानी बीते हुए समय में कोई बुरा काम किया है, उसको ठगा है या फिर उसे तकलीफ पहुंचाई है, वो एकदम से आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या दशा होगी? आपकी सारी चेष्टाएं मंद पड़ जाएंगी। मतलब आप एकदम से शर्म से पानी पानी होना कहा जाता है ना, तो वही बात है, घड़ों पानी पड़ जाना। मतलब एकदम से आप भीग कर सिकुड़ गए, अर्थात लज्जा से सिकुड़ गए। तो हम गड़ जाते हैं और चाहते हैं कि धरती फट जाए और उसमें हम समा जाएं, मतलब दिखाई न पड़े कुल मिलाकर। तो ये यहाँ पे कहा गया, सारांश ये है कि यदि हम कुछ देर के लिए मर नहीं जाते, तो कम से कम जीने के प्रमाण को अवश्य समेट लेते हैं। मरते तो नहीं है, ऐसा नहीं कि लज्जा से कोई मर जाएगा, ये तो कहावत है कि लज्जा से मर गए या डूब मरो जाकर, ऐसे बोलते हैं, लेकिन मरता कोई नहीं है। लेकिन जीवित रहने के जो लक्षण होते हैं, मतलब जिंदा जीव में जो लक्षण पाए जाते हैं, उन लक्षणों को हम समेट लेते हैं ताकि कोई प्रतिक्रिया हमें और न मिले। तो ये है लज्जा, और लज्जा पे आधारित ये पूरा लेख था। अब इसमें पूछा क्या गया है, प्रश्न देखिए, और रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या भी तो करनी है। पूछा गया है कि गद्यांश का भावार्थ क्या है। ठीक है, तो भावार्थ कर लीजिए। और भावार्थ से पहले अगर आप शीर्षक चुनना चाहें तो लज्जा की अनुभूति, या आप लज्जा की वजह, या लज्जा क्या है, इस तरह के शीर्षक हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक ही आपको चुनना होता है, आप चुन सकते हैं। फिलहाल वो हमें नहीं करना, हमें भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ क्या हो सकता है कि समूचा गद्यांश जो है वो लज्जा की वास्तविक परिभाषा को देता है। मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लज्जा असल में क्या चीज़ है। दूसरों के मन में हमारे लिए सदैव अच्छी छवि बनी रहे, हम अच्छे बने रहें, यह हर मनुष्य चाहता है, हर मनुष्य में ये कहीं ना कहीं इच्छा होती है। लेकिन यदि हमारे सामने कोई बुरे कार्य या आचरण इत्यादि की मतलब हमारे जो व्यक्तिगत कोई बुरे काम है या कोई बुरा आचरण है, उसकी छाप यदि लोगों पर प्रकट हो जाए, तो उनके सामने हम खुलकर स्वयं को व्यक्त नहीं कर पाते। कितना भी निर्लज्ज आदमी हो, उसके मन में कहीं ना कहीं एक कोना ऐसा होगा जहाँ पे उसे ठेस पहुँचती रहेगी कि मुझे ऐसा सामने खुलकर नहीं आना है। और भविष्य में दूसरों के सामने भी उस अवगुण विशेष को, मतलब जो ऐब हमारे अंदर है, उसको अभिव्यक्त करने से हम बचते हैं। तो हमारी क्षुद्रता का ज्ञान सामने बैठे व्यक्ति को है, यह बोध अगर हमें हो जाता है तो हम उसके आमने सामने नहीं जा सकते हैं, मतलब उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाएंगे। यही लज्जा है, यही जो अनुभूति होती है ना, ये लज्जा है। और ये दुख से जुड़ी हुई अनुभूति है। लज्जा में जो मूल भाव है वो किस चीज़ का है? दुख का है, क्योंकि संकोच जो है वो दुख से ही पैदा हुआ है। तो मनुष्य ये सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये आमतौर पर सभी लोग सोचते हैं। और जो मनुष्य इस चीज़ से मुक्त हो गया, हालांकि एकदम से 100% कोई मुक्त नहीं हो पाता है, तो जो इस चीज़ से मुक्त हो गया वो निर्लज्ज है। लज्जित होने की अनुभूति वास्तव में जीते जी मर जाने के समान ही होती है। जिंदा मर जाना ही उसको कहा जा सकता है। मतलब प्राण सही में आपके नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा आप निष्क्रिय हो जा रहे हैं जिससे जीवन ही ना हो। तो ऐसे कुछ आप भावार्थ कर सकते हैं। अब पूछ लिया गया कि लज्जा की असली वजह क्या है, जो कि पूरे गद्यांश में दिया हुआ है। तो इतना लंबा तो आपको फैला कर लिखना नहीं है, आपको शॉर्टकट में बताना है। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो हमारी बुराई, मूर्खता या तुच्छता का परिचय प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे लोगों के सामने हम खुलकर आने में हिचक महसूस करते हैं, झिझक महसूस करते हैं, और यही लज्जा है। और हम अपनी इन पुरानी मूर्खताओं को अन्य लोगों के सामने दोहराना भी नहीं चाहते, बलपूर्वक उसको रोकते हैं, क्योंकि मनुष्य की उत्कट इच्छा होती है कि लोग उसके बारे में अच्छा सोचें, अच्छी धारणा रखें। तो ये है पूरा इस प्रश्न का उत्तर, यानी 5-5 10 नंबर आपके हो गए। अब 20 अंक बचे हुए हैं। आइए देखते हैं रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या में कैसे करना है और क्या करना है। तो पहली जो पंक्ति है उसमें, और पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हर पंक्ति की अलग व्याख्या करनी है, नंबरिंग करके अलग व्याख्या करिएगा, एक में मत करिएगा। तो पहली पंक्ति आपको बता रही है कि हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, अपने विषय में उनकी धारणा का जितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उतना ही अधिक प्रतिबंध हम अपने आचरण पर रखते हैं। यानी जिस व्यक्ति को जितनी ज़्यादा परवाह होगी कि लोग क्या सोचेंगे, वो उतना ही ज़्यादा खुद को प्रतिबंधित रखेगा, कैद करके रखेगा। तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं इसकी व्याख्या में कि मनुष्य सदैव अपनी छवि को लेकर काफ़ी सतर्क होता है,
और यही वजह है कि अपने आसपास मौजूद लोगों के मन में खुद के बारे में क्या धारणा है, इसकी चिंता उसको सताती रहती है और वह अपने ऊपर हर संभव प्रतिबंध लगा के अपने चरित्र का जो उज्जवल पक्ष है वही लोगों के सामने रखना चाहता है। जबकि हकीकत यह है कि हर व्यक्ति का कुछ न कुछ नेगेटिव फैक्टर होता है, मतलब कुछ स्याह पक्ष होता है, कुछ उजला पक्ष होता है। तो स्याह वाले हिस्से को वो नहीं दिखाना चाहता है। जो व्यक्ति अपनी छवि को लेकर जितना सतर्क रहता है उतना ही खुद को प्रतिबंधित रखता है, उतना ही ज़्यादा नियंत्रित रखता है। और यदि भूलवश कोई दोष समाज के सम्मुख उजागर हो जाए तो नजरें मिलाने से कतराने लगता है और वृत्तियों का यही संकुचन लज्जा कहलाता है। तो ये है पूरी व्याख्या पहली पंक्ति की। उसके बाद जो दूसरी पंक्ति है वो यहाँ पर है, कोई बुरा कहे चाहे भला, इसकी परवाह न करके जो काम करता है, मतलब इस चीज़ को दिमाग में रखकर जो काम करता है वो निर्लज्ज कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई बुरा कहे या भला, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा जो दिमाग में रख के करवा रहा है या काम कर रहा है तो निर्लज्ज है। अब इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो आप लिख सकते हैं कि वैसे तो अधिकतर लोग अपनी छवि के प्रति काफ़ी सतर्क रहते हैं, ऐसे कम ही लोग होते हैं और ज़्यादातर लोगों को इसी बात की चिंता होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने ऐसा किया। लेकिन कुछ ऐसे विरले होते हैं जिनको कि इस बात की चिंता ही नहीं होती है कि कोई क्या सोचेगा। वो स्वच्छंद आचरण करते हैं और आमतौर पर इनमें बौद्धिकता का अभाव होता है। ये बुद्धिहीन होते हैं एक तरह से। समाज इनके विषय में क्या राय रखता है इससे इन्हें कोई सरोकार नहीं होता। ऐसा नहीं है कि निर्लज्जता जन्मजात होती है। देखिए, लज्जा का भाव जो है ना वो मनुष्य में छोटी उम्र से ही आ जाता है। ऐसा नहीं है कि नवजात बच्चे में होता है, लेकिन हाँ छोटी उम्र से ही ये धीरे धीरे करके विकसित होता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव, मतलब इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो स्वभाव से ही लज्जालु है। लज्जा उसकी प्रवृत्तियों में होता है जो कि बाद में उसके साथ जुड़ जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जीवन के शुरुआती वर्ष जो होते हैं उनमें चरित्र और आचरण पे अगर बार बार अंगुलियां उठें, यानी बार बार उसको कटघरे में लाकर खड़ा किया जाए और आरोपी ठहराया जाए, तो वो बेशर्म बन जाता है। मतलब उन चीज़ों का वो आदती बन जाता है, वो चीज़ें उसके लिए आम हो जाती हैं, खास नहीं रह जाती। तो जब ऐसा उसकी लत पड़ जाती है तो वो निर्लज्ज हो जाता है। उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बार उसको आपने गालियां दी, डांटा डपटा, तो उसको संकोच महसूस होगा कि भरे समाज में मेरी बेइज्जती हो रही है। लेकिन बार बार आप वही क्रिया दोहराइए तो वो ढीठ बन जाएगा। तो यही चीज़ है निर्लज्जता। परिणाम स्वरूप सभी ढीठ हो जाते हैं और निर्लज्ज लोग यह भी सोचते हैं कि इससे ज़्यादा मेरी छवि में और क्या दाग लग सकता है। जो दाग लगना था वो तो लग चुका, अब सुधार संभव नहीं। ठीक है, तो एक तरीके से हमने निर्लज्जता की परिभाषा यहाँ देखी कि जन्मजात कोई निर्लज्ज नहीं होता है। स्वभावगत मनुष्य लज्जालु प्राणी ही है। सुख दुख की अनुभूति लेकर भले ही आता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे अनुभव उसके पास जुटता है तो वो अपनी छवि को मेंटेन रखना चाहता है, अच्छा रखना चाहता है। लेकिन जब छवि उसके न चाहते हुए बिगड़ने लगती है तो वो अंत में ये निष्कर्ष निकाल लेता है कि अब इससे ज़्यादा मेरा क्या चरित्र ह्रास हो सकता है या चरित्र में हनन हो सकता है। तो वो निश्चिंत हो जाता है कि भाई अब जो चाहे वो कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये निर्लज्जता का भाव है। ठीक, अब इसके बाद जो इसमें अगली पंक्ति है नीचे आप देखें, ये वाला, यदि हम कुछ देर के लिए मर नहीं जाते तो कम से कम जीने के प्रमाण को अवश्य समेट लेते हैं। ऐसा कब होता है? जब हम बहुत ज़्यादा लज्जित होते हैं। तो इसी को हमें एक्सप्लेन करना है, कैसे जीने का प्रमाण समेटते हैं। देखिए, चरित्र निर्दोष रहे, छवि निर्मल बनी रहे, ये हर मनुष्य की इच्छा होती है, अधिकतर लोगों की इच्छा होती है। लेकिन यदि हमारे द्वारा किया गया कोई पुराना गलत काम या कोई ऐसी मूर्खता जो हमने अपने गुजरे जमाने में की थी वो एकाएक सामने प्रत्यक्ष हो जाए तो हम निष्क्रिय हतबुद्धि होकर एक तरह से जड़ हो जाते हैं, यानी स्थिर हो जाते हैं, क्रियाविहीन हो जाते हैं। और इस क्षण हमें अपनी स्वयं की नीचता का प्रबल आभास होता है कि हम कितने नीचे गिर चुके हैं। और लज्जा की यही चरम अवस्था मृत्यु के समान हो जाती है। मतलब मौत भले ही ना आए लेकिन हमारी अवस्था एक शव के जैसी हो जाती है। शव क्या होता है? क्रियाविहीन होता है, उसके अंदर किसी भी तरह की चेतना नहीं होती है। तो हम बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। मस्तिष्क काम तो कर रहा होता है लेकिन वो एकदम से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता। और निश्चेष्ट वास्तव में लज्जित होना, जो निश्चेष्ट अवस्था जो लज्जित होने में होती है वो वास्तव में मर जाने से भी ज़्यादा कष्टदायक होती है। वो जो तकलीफ होती है ना अपने स्वाभिमान को खोने की और अपनी नीचता के आभास की, वो मरने से भी ज़्यादा कष्टदेय होती है। और मानव जाति अपनी छवि को बनाकर रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा संजीदा इसी वजह से होती है ताकि उसे ऐसी परिस्थितियों से दो चार ना होना पड़े। तो छवि को बनाकर रखने की वृत्ति इसलिए ही बहुत ज़्यादा प्रबल पाई जाती है ताकि ऐसी जो मृत्यु तुल्य या मृत्यु से भी बदतर स्थिति है उसका सामना न करना पड़े। तो यही है कुल मिलाकर। इसीलिए भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया उसको हम सुधार नहीं सकते, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें आगे आने वाले समय में लज्जित होना पड़े। तो इतना हमने किया। अब इसके बाद अगले अवतरण को देखेंगे और अवतरण 2 में क्या कहा गया है कि जिस प्रकार सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु के अभाव की भावना अगर आ जाए तो प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा आती है। मतलब आपको ऐसा एहसास हो जाए कि ये चीज़ मेरे लिए लाभदायक है लेकिन ये थोड़ी सी मात्रा में, तो आपके मन में एक ऐसा भाव आएगा कि इसे और स्टोर करके रख लेते हैं, ये मेरे पास और रहे। तो यही जो भावना है ये लाभ लोलुपता में आदमी को कन्वर्ट कर देती है। मतलब लोभ की भावना इसी को कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये कि सुख या आनंद देने वाली वस्तु का संग्रह हर मनुष्य करना चाहता है
और उसे अगर ये एहसास हो गया कि इसका अभाव है या ये चीज़ सीमित मात्रा में है, तो उसको वो और ज़्यादा संचित करना चाहेगा और ज़्यादा उसकी प्राप्ति का प्रयास करेगा। तो ये प्रबल इच्छा जब हो जाती है तो इसी को लोभ कहा जाता है। और दूसरे की वस्तु का लोभ करके लोग उसे लेना चाहते हैं, और अपनी वस्तु का लोभ करके उसे लोग देना या नष्ट होने देना नहीं चाहते। अपनी वस्तु का भी लोभ लोगों को होता है, लेकिन वहाँ पे रक्षात्मक भाव होता है कि उसे हम सुरक्षित रखें। तो प्राप्य या प्राप्त सुख के अभाव या अभाव कल्पना के बिना, यहाँ आप देख रहे हैं, अभाव कल्पना के बिना लोभ की अभिव्यक्ति भी नहीं होती। अतः इसके सुखात्मक और दुखात्मक दोनों तरीके के पक्ष होते हैं। ये सुख देने वाला भी होता है और दुख देने वाला भी होता है। जब लोग अप्राप्त के लिए, ये देखिए, जब लोभ अप्राप्त के लिए होता है तब तो दुख स्पष्ट ही होता है। मतलब ऐसी चीज़ का लोभ जिस चीज़ को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसे कि आप प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो आपको दुख होगा। और प्राप्त जो चीज़ है उसमें दुख का अंग इसलिए निहित होता है क्योंकि आपको एक खौफ होता है कि भविष्य में वो खत्म हो जाएगी, तो आप उसे बचा कर रख रहे हैं। तो लोभ में कहीं ना कहीं दुख का या फिर एक आशंका का भाव छिपा हुआ होता है। अब यहाँ ये भी कहा गया कि हम बैठे बैठे किसी वस्तु का आनंद ले रहे हैं और उस आनंद के अभाव में जो दुख होगा उसका कुछ ध्यान हमारे मन में ही नहीं है, ऐसा भी होता है। इस बीच कोई आकर उस वस्तु को लेना चाहता है। अभी तो हम निर्द्वंद थे कि वो वस्तु जो है वो सिर्फ हमारी है और उसका हम सिर्फ उपभोग कर रहे थे, लेकिन एकदम से कोई आ जाए और वो चीज़ आपसे छीनने लगे, तब हम उससे कुछ व्यग्र होकर कहते हैं कि अभी रहने दो, अभी ये मेरे पास ही रहने दो। और इससे पहले कोरे आनंद के अभाव में इच्छा का कहीं पता नहीं था कि वो वस्तु हटाई जाए, मतलब हटाई ना जाए। तो आपको ये आशंका नहीं थी कि वो वस्तु हटाई जाएगी, लेकिन जब हटने की स्थिति उसकी आई, आपको लगा कि वो हट जाएगी, तो आप उसे रोकना चाहते हैं। तो ये भी एक तरह का लोभ है। विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर यह सात्विक रूप प्राप्त करता है। मतलब लोभ के भी बहुत सारे स्वरूप होते हैं। तो कभी अगर किसी विशिष्ट चीज जो कि सार्थक चीज है असल में, या कोई सात्विक वस्तु है या मनुष्य है, उसके प्रति आपका लोभ है, उसे संचित करने की, उसे बचाने की भावना है, तो ये प्रीति कहलाता है, या इसी को हम कहते हैं प्रेम। और अगर सामान्य जाति या किसी तुच्छ वस्तु के प्रति आपकी लालसा है उसको इकट्ठा करने की या सुरक्षित रखने की, तो वो लोभ कहलाता है। तो लालच में और प्रेम में कुछ खास अंतर नहीं होता है, सिर्फ भावनात्मक अंतर होता है। जहां पर किसी जाति के एक विशेष व्यक्ति के प्रति हमारा लगाव होता है और रुचि या प्रीति का पद जो है वो उसे दे दिया जाता है, तो ये भावना क्या है, ये प्रेम कहलाती है। किसी खास चीज को हम कर रहे हैं, बाकियों से हमारा उतना मोह नहीं है, लेकिन उस खास चीज को हम समर्पित हैं, मतलब उसे हम संग्रहित तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अपना कुछ भी त्यागने को भी तैयार है, तो ये प्रेम कहलाता है। तो लोभ प्रेम का ही एक विकृत स्वरूप कहा जा सकता है। लोभ उससे, यहाँ आप देखें, लोभ समयोन्मुख होता है, मतलब ये समय के हिसाब से चलता है, समय जैसे जैसे चलेगा उसके हिसाब से। और प्रेम जो है वो विषय पर आधारित होता है, विषयोन्मुख होता है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कहीं कोई अच्छी चीज सुनकर दौड़ पड़ना लोभ है, और किसी विशेष वस्तु पर मुग्ध रहना और उसके सामने कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें आए उनको नजरअंदाज कर देना, दरकिनार कर देना और सिर्फ उसी पर आसक्त रहना, ये प्रेम है। किसी स्त्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते ही जो पहला भाव होगा वो लोभ का आएगा। और किसी को हमने बहुत सुंदर देखा और उस पर लुभा गए और उसके पीछे कोई दूसरा सुंदर दिखाई ही नहीं दे रहा है, भले ही वो उससे ज़्यादा सुंदर है, तो ये प्रेम है, ये आसक्ति है। अब ये प्रवृत्ति जो है, इसमें ये भी कहा गया कि जब तक प्रवृत्ति का यह व्यभिचार रहेगा तब तक हम रूप लोभी माने जाते रहेंगे। मतलब रूप के लालसावान हम हैं या फिर रूप की लालसा हमको है। जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर स्थिर हो जाएगा और वृत्ति एक निष्ठ हो जाएगी, तब हम प्रेमी कहे जाएंगे। मतलब एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए अगर आपकी लार टपक रही है और आप परेशान हैं उसे प्राप्त करने के चक्कर में, तो आप लालची कहे जाएंगे। लेकिन किसी एक खास चीज़ पर अपने लोभ को आपने क्या किया, केंद्रित कर दिया, और उसके लिए बाकी सभी चीज़ों को आप त्यागने को तैयार हो गए, तो यही कहलाएगा प्रेम, सच्चा प्रेम। अब साधारणतः मन की ललक यदि किसी वस्तु के प्रति है तो लोभ, और किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति होती है तो प्रीति कहलाती है। हालांकि ये परिभाषा बहुत ठीक नहीं है। तो ये पूरा पैराग्राफ हमने देखा। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, वही चीज़ है, शीर्षक आपको प्रस्तुत करना है, उसके बाद ये बताना है कि क्या लोभ सात्विक भी होता है, तो निश्चित तौर पे होता है, उसकी पुष्टि आपको करनी है, मतलब प्रमाण देना है, और अंत में करना है संक्षेपण। तो पहले हम शीर्षक ढूंढेंगे। तो लोभ के स्वरूप इसका एक शीर्षक हो सकता है, लोभ और प्रीति इसका एक शीर्षक हो सकता है, और भी बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं। लोभ के स्वरूप, लोभ सात्विक या फिर तामसिक, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो कई तरह के शीर्षक, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि एक ही लिखिए, जो सबसे सटीक आपको लगे वो कोई एक शीर्षक ढूंढ कर लिखिएगा, हजारों नहीं। अगर कई लिखिएगा तो उससे नंबर कट सकते हैं। अब इसके बाद जो प्रश्न दूसरा पूछा गया है, उसमें पूछा गया ना कि लोभ अगर सात्विक होता है तो पुष्ट करिए कि कैसे होता है। तो लोभ शब्द सामान्यतः हम लोग जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आती है कि ये तो खराब चीज़ है, और सुख और आनंदमयी हर वस्तु को पाने की तृष्णा मनुष्य में होती है। लेकिन यही लोभ यदि किसी वस्तु, मतलब एक ही वस्तु पर फोकस हो जाए, उसको पाने की अदम्य इच्छा आपके मन में जाग जाए, और वो जो वस्तु है वो सार्थक है, कोई व्यर्थ की विलासिता वाली चीज़ नहीं है, कोई सार्थक चीज़ है जो कि जन्म जन्मांतर की है या आपको स्थायी कीर्ति देगी, तो उसे प्राप्त करने की जो उत्कट लालसा आपके मन में है वो लोभ नहीं, तब प्रीति कहलाएगी। ठीक है, वो सकारात्मक रूप धारण कर लेता है। तो यही लोभ का सकारात्मक स्वरूप है।
अगर यह किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जागृत हो जाता है तो प्रीति कहलाता है। यदि किसी लक्ष्य के प्रति जागृत हो जाता है तो जुनून कहलाता है। इसी को हम लोग कहते हैं पैशन। डिजायर में और पैशन में यही फर्क होता है। जैसे आप परीक्षा पास करना चाहते हैं, आप यूपीएससी का कंपटीशन जो है वो क्लियर करना चाहते हैं, या यूपीपीसीएस में आप इम्तिहान दे रहे हैं, मेंस एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद इंटरव्यू होगा, आप अंतिम रूप से चयनित होकर एसडीएम बनना चाहते हैं, तो ये आपका क्या है? ये भी तो एक तरह का लोभ है, लेकिन ये लोभ कैसा है? सात्विक है, सार्थक है। इससे आपके जीवन को एक नया आयाम मिलेगा और आपने सारी लालसाओं को निग्लेक्ट कर दिया है, नजरअंदाज कर दिया है, और आप सिर्फ एक लालसा को पकड़कर उसकी ओर बढ़ रहे हैं, मतलब एक निष्ठ हो चुके हैं। और एक निष्ठ नहीं है तो आप सफल नहीं होंगे, यकीन मानिएगा, ठीक है। तो एक निष्ठ अगर आप हो चुके हैं तो ये क्या है? ये सकारात्मक लोभ है, और इसी को कहा जाता है जुनून, या फिर अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम। तो ये चीज है यहाँ पर सात्विकता की, इसको आपने पुष्टि किया, लोभ का ये सात्विक चेहरा है। अब संक्षेपण कर लेते हैं। तो संक्षेपण क्या हो सकता है? संक्षेपण में आप लिख सकते हैं कि सुखदायी वस्तुओं को प्राप्त करने की जो बेलगाम अभिलाषा होती है, जिस पर कि कोई लगाम नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं लोभ। कोई नियंत्रण नहीं होता है, बस अभिलाषा हो गई तो आप उसे प्राप्त करें। और जिन वस्तुओं पर मन लुभा जाए उन्हें हम सदैव अपने पास रखना चाहते हैं। कभी कभी बहुत सी चीज़ों की अपेक्षा कर लेते हैं, और कभी कभी पूरी इच्छा जो है वो एक ही चीज़ पर फोकस कर देते हैं, और उस इष्ट को पाने के लिए कोई भी बलिदान करने को तक तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब होता है तो लोभ सात्विक बन जाता है। कई चीज़ों की अभिलाषा हमको है कि ये भी पालें, वो भी पालें, हम खूब पैसा भी कमा लें, अपने लक्ष्य को भी पालें, ये बढ़िया खाना भी खा लें, खूब सो भी लें। तो ये सब क्या है? ये लोभ है, वासना है, ठीक है। और किसी एक चीज़ पर आप फोकस हो गए कि बस वही चाहिए, वो नहीं तो फिर कुछ नहीं, लेकिन वो चाहिए, तो ये भी एक लालसा ही है। लेकिन ये लालसा कैसी है? सात्विक। तो जब ये सात्विक रूप लोभ का सामने आता है तो इस तरह के लोभ को हम कहते हैं प्रीति। तो इस तरीके से आप संक्षेपण कर सकते हैं। मूल भाव को आपको व्यक्त करना है, आप चाहे जिस तरीके से व्यक्त करें। और इतना बड़ा पैराग्राफ है, इसमें सिर्फ 3-4 लाइन का संक्षेपण हो जाएगा आराम से। वो चौथाई और तिहाई का जो आंकड़ा दिया रहता है ना, वो इसलिए दिया जाता है कि आप आवश्यकता से अधिक ना लिखें, लेकिन संक्षेपण में जितने संक्षिप्त में आप कह देंगे उतना बेहतर होगा। तो इतना हमने देखा। पत्र लेखन की ओर चलते हैं। देखिए, पत्र लेखन में पहला तो परिपत्र की परिभाषा देने के लिए कहा है। तो परिपत्र जो होता है ये कार्यालय आदेश का ही एक विकसित रूप है। कार्यालयी स्तर पर जो आदेश जारी किया जाता है उसी को थोड़ा और मॉडिफाइड करके हमने परिपत्र का ढांचा तैयार किया। और परिपत्र का अपना कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है, और इसमें एक तरफा होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है। मतलब आपने परिपत्र जारी कर दिया, बदले में आपको कोई जवाब की अपेक्षा नहीं होती है। जैसे कार्यालय आदेश होता है ना, उसमें भी कोई उत्तर की अपेक्षा नहीं होती, वैसे परिपत्र में भी होता है। इसमें कोई जवाबी कार्रवाई की अपेक्षा नहीं होती है। आपने इस आशा से जारी किया है कि सामने वाला व्यक्ति जो है, जिसको आपने भेजा है, या जिन व्यक्तियों को सामूहिक तौर पे आपने भेजा है, वो आपकी बात को सुनेगा। बाकी ढांचा इसका सरकारी पत्र जैसा ही होता है, तो ये आप जानते हैं। अब यहाँ जो दूसरा वाला है, मतलब तीसरे का ख जो है, इसमें कहा गया है कि स्वयं को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर, मतलब किसी भी जिले का आप मान लीजिए, जो दिया रहे परीक्षा में, जो दिया रहे, तो गाजीपुर मानते हुए जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों, सरकारी गैर सरकारी के वार्षिक छात्र विवरण और विद्यालयों की अवसंरचनात्मक सुविधा संबंधी प्रपत्र एकत्र करने हेतु कार्यालय आदेश जारी करें। देखिए, विद्यालयों का जब सत्र पूरा होता है, तो चाहे वो माध्यमिक हो, पूर्व माध्यमिक हो, या फिर सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, कैसे भी हो, तो उनका एक वार्षिक लेखा जोखा होता है कि एक साल में कितने छात्र उनके यहाँ पंजीकृत हुए थे और कितने वहाँ से पास आउट होकर निकले हैं। स्कॉलर रजिस्टर में उनके नाम दर्ज होते हैं, उनका ब्यौरा दर्ज होता है, और उसका एक पूरा लिखित प्रमाण, एक लिखित प्रोफार्मा भर के वो बेसिक के जो ऑफिस होते हैं, मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारी के जो ऑफिस होते हैं, वहाँ जमा करवाए जाते हैं। और इस बीच में कड़ी का काम करते हैं संकुल अधिकारी, वो नोडल प्रभारी होते हैं, और मूल रूप से वो किसी प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल के ही प्राध्यापक या फिर सीनियर अध्यापक की श्रेणी के लोग होते हैं, जो कि संकुल संभाल रहे होते हैं। पूरे संकुल का उन्हें केंद्र बनाया जाता है। तो विभिन्न विद्यालयों से डाटा इकट्ठा करके बेसिक के कार्यालय तक पहुंचाना ये उनका दायित्व होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि कार्यालय आदेश आपको जारी करना है, ताकि जितने भी विद्यालय हैं वो अपनी जितनी भी सूचनाएं हैं, प्रपत्र हैं, उनको सही समय पर जमा कराएं। तो इसमें संकुल प्रभारियों को सीधे निर्देश जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो देंगे। वो प्रधानाध्यापकों से सीधी बात नहीं करेंगे, यहाँ संकुल प्रभारियों के माध्यम से वो बात करेंगे, और मतलब संकुल प्रभारियों को आदेश जारी होगा और वो जाकर प्राध्यापकों से डील करेंगे। तो इसी हिसाब से हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे लिखा जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर, और ये चीज जो है ये दोस्तों बीच में रहती है, ये किनारे नहीं रहती है, बीच में सबसे ऊपर रहती है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिले का नाम गाजीपुर। अब आदेश संख्या जो है वो बाईं तरफ यहाँ ऊपर रह सकती है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि ये पूरा जो मैटर है इसे जरा साफ कर लेते हैं। देखिए, ये वाला जो पूरा मैटर है इसको एकदम से उठाकर यहाँ बीच में रख दीजिए, ठीक, ये सबसे अच्छा तरीका है। दिनांक को भी आप चाहें तो इसी के साथ डाल सकते हैं, अदरवाइज दाहिनी ओर यहाँ कोने में डाल सकते हैं, चलेगा वो भी। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे कार्यालय आदेश। अगर आदेश है तो आदेश हेडिंग डालेंगे, कार्यालय संबंधी आदेश है जो कि कार्यालय तक ही सीमित है तो कार्यालय आदेश हेडिंग डालेंगे। और उतना डालने के बाद तब मुख्य बात जो आदेश है, आदेशात्मक भाषा इसकी होती है, बदले में जवाब की अपेक्षा नहीं बल्कि कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है।
तो वही भाषा यहाँ पर रहेगी। अब इसमें यह कहा गया कि मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में जिला स्तर पर कार्यरत सभी संकुल प्रभारियों को, अभी आपको बताया ना संकुल प्रभारी, तो संकुल प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि नया शिक्षण सत्र आरंभ होने से पहले प्रत्येक माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक, सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों को वार्षिक छात्र विवरण प्रपत्र प्रेषित किया जाए। उन्हें प्रपत्र भेजिएगा तभी तो वो भर कर देंगे, ठीक है, प्रेषित किया जाए। साथ ही जून माह के प्रथम सप्ताह तक प्रपत्रों का सभी सूचनाओं सहित भरकर जमा करवाना सुनिश्चित करें। मतलब प्रपत्र उनको वितरित किए जाएं और उनसे कहा जाए कि भाई तय तारीख पर इसे जमा करवाना है, तो ये चीज़ सुनिश्चित किया जाए। अब इसमें यह भी दिया हुआ है साथ में चेतावनी, तो आपने मोड चेंज कर दिया, दूसरा नंबर डाल दिया, नंबरिंग कर सकते हैं। तो यदि कोई विद्यालय संबंधित तथ्यों में हेरफेर या अपूर्णता रखता है, मतलब छात्रों की संख्या गलत भरी या कोई गलत जानकारी दी, तो उससे संबंधित जानकारी अगर कार्यालय तक उसी मात्रा में, उसी गलत तादाद में पहुंचती है, तो संकुलों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि संकुल प्रभारी ये सुनिश्चित करें कि जो विद्यालय है वो पारदर्शी जानकारी दें। उसके बाद भी अगर कोई विद्यालय गलत जानकारी देता है तो विद्यालय पर उचित कार्रवाई हो सके, इस हिसाब से रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास होनी चाहिए। तो ये है आपका कार्यालय आदेश। नीचे हस्ताक्षर किया गया है ललित मोहन जी के नाम से, जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर आसीन है गाजीपुर में। मतलब ये सब काल्पनिक है, यहाँ कल्पना में चल रहा है, और कोई भी काल्पनिक नाम और पत्र संख्या आप डाल सकते हैं। नाम नहीं डालना चाहते हैं तो रिक्त छोड़ दीजिए। तो इस हिसाब से हमने किया। बाकी नीचे आप देखें इसमें प्रतिलिपि इत्यादि है, तो यहाँ जो पत्र संख्या है वो दे रखी है, ये पत्र संख्या है, यहाँ पे जो तारीख है, सत्र है, वो पड़ा हुआ है। दिनांक यहाँ एक बार फिर से डाल दिया गया, हालांकि दिनांक को दोबारा नहीं लिखा जाता है, कुछ पत्रों में होता भी है, कुछ में नहीं होता है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा, प्रतिलिपि किसको भेजेंगे? इसमें प्रतिलिपियां भेजनी होंगी, तो एक तो जिलाधिकारी महोदय को भेजी जाएगी, गाजीपुर जिले के जो जिलाधिकारी हैं उनको भेजी जाएगी। तो उनको क्या आदेश दे रहे हैं आप? नहीं, सिर्फ सूचित कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कर दिया है, मेरे काम को आप देखिए, मैंने ये काम कर दिया है। तो सूचनार्थ आप भेज रहे हैं, अवलोकनार्थ। बाकी खंड शिक्षा अधिकारी जो है उनको अनुपालन के लिए भेज रहे हैं, जितने भी संकुल प्रभारी हैं उनको भी अनुपालन के लिए भेज रहे हैं, और एक कॉपी गई है प्रधानाध्यापकों के पास, जो जिला मतलब विद्यालयों के प्रधानाध्यापक हैं, तो उनको भी पालन हेतु भेजी गई है कि भाई पालन कीजिए इस चीज़ का। और सारी प्रतिलिपियों पर एक बार फिर से उनके भेजे जाने की अनुमति करने के लिए आप हस्ताक्षर करेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी की हैसियत से। तो ऐसे आपका ये पूरा कार्यालय आदेश तैयार हो जाएगा। अगर आपको प्रारूप पता है तो सिर्फ आपकी कलाकारी मेन विषय वास्तु में होती है, जहां आपको ढंग से बातों को लिखना होता है। अब चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं, विलोम शब्द है, 10 नंबर का ये होता है, 10 विलोम शब्द होते हैं आमतौर पे। और इसमें ये कहा गया है, बताइए इसमें से ओजस्वी का विलोम क्या होगा, क्लांति का क्या होगा, आयुष्मान का क्या होगा, परकीय का क्या होगा, ऐसे ही दे रखा है। तो ओजस्वी का क्या हो सकता है? ओजस्वी या तेजस्वी एक ही शब्द है, तेज युक्त या ओज युक्त, तो इसका निस्तेज हो जाएगा। बाकी क्लांति का स्फूर्ति हो जाएगा, क्लांति मतलब होता है थकावट, स्फूर्ति मतलब उत्साह या फिर फूर्ति कहा जा सकता है। इसके बाद तत्परता भी कह सकते हैं। यहाँ आयुष्मान दिया है, यानी आयु से युक्त या दीर्घायु कहा जा सकता है, तो उसको आयुषहीन लिख सकते हैं। परकीय यानी दूसरे के द्वारा किया हुआ, तो इसका स्वकीय हो जाएगा। आदि भौतिक का आदि दैविक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं। और इसके बाद शोक है तो शोक का हर्ष होगा। विघ्न का क्या होगा? निर्विघ्न हो जाएगा, निरुपसर्ग लगा दीजिए इसमें। कुछ में उपसर्ग लगाने से बनता है, सब में नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञान का अज्ञान हो जाएगा, धर्मात्मा का अधर्मी हो जाएगा। और श्रृंग, श्रृंग मतलब शिखर कहा जाता है, यानी चोटी जो होती है, ऊंचा स्थान, तो उसका क्या होगा? गड्ढा हो जाएगा, यानी गर्त आप लिख सकते हैं। श्रृंग और गर्त आपने पढ़ा होगा। तो ये हमने विलोम किया। अब इसके बाद उपसर्ग यहाँ अलग करने हैं, जरा देखिए। तो अपव्यय है, निष्काम है, इसके बाद उन्नयन है, संशय है, स्वच्छ है, ऐसे दे रखा है। तो पहले वाले में क्या उपसर्ग है? अपव्यय में व्यय मूल शब्द है और अप जो है वो उपसर्ग है। वैसे ही निष्काम शब्द है, तो निष्काम में निस उपसर्ग हो जाएगा। काम जो है यानी कामना से तात्पर्य है, तो वो मूल शब्द है। और यहाँ आप उन्नयन देख रहे हैं, तो इसमें उत जो है वो उपसर्ग है। उन्नयन में आप उन उपसर्ग मत चुन लीजिएगा, इसका उत उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है ऊपर की ओर। इसके बाद है संशय, तो संशय में सम जो है वो उपसर्ग है। सन उपसर्ग नहीं है बल्कि सम है, ठीक, और म के साथ हलंत रहेगा। स्वच्छ में सु उपसर्ग है, तो उपसर्गों में जरा सावधानी बरतिएगा, खासतौर पे जब अलग करने के लिए दिया। अब इसके बाद प्रत्यय जोड़कर 5 शब्द बनाने हैं। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। इससे बहुत सारे बन सकते हैं, नैतिक, भौतिक, शारीरिक, दैहिक, ऐहिक, जैविक, ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। आप इसमें 5 ही नहीं 1000 बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और इसमें कहा है जो धराशायी होकर प्राण त्यागे, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मैं मर्त्य। मर्त्य मतलब मिट्टी, और मैं मतलब मरने वाला, तो मिट्टी में घुल कर मरने वाला। इसके बाद जिसने दिशाओं को अपना वस्त्र मान लिया हो, दिगंबर कहा जाता है। जो स्वयं के प्राण हरे, आत्मघाती कहते हैं, ठीक है। आत्मघाती मतलब खुद को घात करने वाला या खुद को मारने वाला। आत्महंता भी कह सकते हैं, कई सारे शब्द हो सकते हैं। जिसका आदि ना हो तो वो अनादि कहलाता है, यानी उसकी शुरुआत का ही नहीं पता हो। और जो सोच समझ कर पैसा खर्च करता हो उसको कंजूस तो नहीं कह सकते, उसको मितव्ययी कहेंगे। अब इसके बाद वाक्य शुद्ध करने हैं। तो इसमें देखिए वाक्य शुद्ध और नीचे वर्तनी शोधन है, वो क्रम से ही दिया है।
देखिए, काम करो मोहन और जाओ, ये वाक्य है। इसमें काम करो मोहन और उसके बाद एक नीचे जो कॉमा है वो लगा हुआ है और कहा गया और जाओ। इसको आप कैसे सही करेंगे? तो मोहन काम करो और जाओ, ये इसका सही तरीका है। क्रम विन्यास की गड़बड़ इसमें है। या मोहन काम करके जाओ, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो वाक्य को शुद्ध करने के दो तरीके। इसके बाद लिखा गया है सौभाग्यवती कमला का मंगल परिणय यानी विवाह चक्रधर के साथ निश्चित हुआ है। तो चक्रधर यानी भगवान विष्णु और कमला यानी माता लक्ष्मी। तो यहाँ जो है ये जोड़ी पहले से बनी हुई है। फिलहाल सौभाग्यवती का मतलब क्या होता है? सुहागिन। ये तत्सम शब्द है सौभाग्यवती, और इसको हम लोग बिगड़े रूप में अगर बोलते हैं तो सुहागिन इसका मतलब होता है, यानी विवाहित। तो जो विवाहित है उसका मंगल परिणय दोबारा क्यों होगा? तो इसका मतलब है कि वाक्य में गड़बड़ है। तो सौभाग्यवती नहीं बल्कि सौभाग्याकांक्षिणी आप लिख दीजिए। ठीक है, आयुष्मती भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें वाक्य में पूरा संशोधन नहीं करना है, सिर्फ शब्द को सही करना है। तो सौभाग्याकांक्षिणी कमला का मंगल परिणय चक्रधर से निश्चित हुआ है, ऐसे लिखना है। इसके बाद आप देखें, आप केवल मुझे आशीष मात्र ही दीजिए। इसमें कितने फालतू शब्द हैं, तो इसको हटा दीजिए। आप मुझे आशीष मात्र दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। और इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जितने फालतू चीज़ें हैं उनको छांट कर बाहर करना है। जैसे केवल, ही, इस तरह के अव्यय जो इसमें जोड़ दिए गए। इसके बाद देखें, रोको मत जाने दो। अब इसमें कहीं भी कॉमा नहीं लगा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसको देखिए दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो आप यहीं पर कॉमा लगा दीजिए, रोको मत जाने दो, मतलब रोक दो मत जाने दो। दूसरा, रोको मत के आगे आप कॉमा लगा दें, मतलब रोको ही मत जाने दो, उनको जाना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको कई तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आप दोनों ही लिख सकते हैं, चाहे तो दोनों तरीके लिख सकते हैं कि ये दोनों ही इसका शुद्ध रूप है। इसके बाद वही काम यहाँ नीचे कॉमा वाला है, आज ठहरिए मत जाइए। तो इसमें भी आप कॉमा दो जगह लगा सकते हैं, दो अर्थ निकलेंगे। एक तो यहाँ पे आप लगा दीजिए आज ठहरिए मत जाइए, मतलब आज रुक जाइए मत जाइए, कल जाइएगा। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आज ठहरिए मत, इतना कॉमा लगाइए और उसके बाद कह दीजिए जाइए, आज रुकिएगा मत जाइए। तो इसमें दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसके बाद अब शब्दों की वर्तनी में शोधन करना है। तो पहला लिखा है मिष्ठान, तो मिष्ठान नहीं होता है बल्कि मिष्टान्न होता है, ट होता है असल में ये। कैलाश की वर्तनी गलत है, इसमें जो बड़ा श मतलब तालव्य श लिखा है उसकी जगह पे छोटा सा होता है, कैलाश होता है। कौशल्या नहीं होता बल्कि कौशल्या होता है, क होगा और यहाँ पे मूर्धन्य माफ कीजिए तालव्य श होगा। ये देखें आप, कुछ ऐसे नहीं लिखा जाता है, लव और कुछ वाला आपने सुना होगा, तो ये कुछ ऐसे लिखा जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ही, ये आप देख रहे हैं, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं कुक्षी, कुक्षी यानी कोख। ठीक, तो ये वर्तनी शोधन है। इसके बाद अब मुहावरे लोकोक्ति आ गए हैं अच्छे वाले, और इनको आप देखें ध्यान से। कुल मिलाकर ये 10 है और प्रत्येक जो है वो 3-3 नंबर का है, अर्थात 30 नंबर। तो अच्छे से इसका वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करना है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, पहले आप अर्थ हेडिंग डालें, पहले अर्थ लिखें, उसके बाद वाक्य में प्रयोग करें उसका, और जहां मुहावरा या लोकोक्ति इस्तेमाल हो रहा है उसके नीचे रेखांकन कर दें। तो इसमें पहला है लिख लोढ़ा पड़ी पत्थर, करिया अक्षर भैंस बरोबर, ऐसे बोलते हैं लोग। तो उसमें से एक टुकड़ा निकाला गया है। अब इसका मतलब क्या होगा, तो लिखी लोढ़ा पड़ी पत्थर का मतलब यह है कि वो लिखा तो है लेकिन क्या लिखा है, लोढ़ा, और पढ़ा क्या है, पत्थर पढ़ा है, यानी पढ़ना लिखना बेकार है। तो इसको हम कहेंगे कि पढ़ा लिखा नालायक, मतलब पढ़ा लिखा तो है लेकिन किसी लायक नहीं है, इसका ये तात्पर्य है। तो इसको हम कैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम अपने भले बुरे की समझ नहीं रखते, लिख लोढ़ा पड़ी पत्थर ही तुम्हारा असली परिचय है, ऐसे आप कर दीजिए वाक्य में प्रयोग। जहाँ पे मुहावरे का या लोकोक्ति का इस्तेमाल हुआ है वहाँ रेखांकन कर दीजिएगा। इसके बाद कुछ कॉमन है जिन्हें कि आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे तूल पकड़ना यानी बात का बढ़ जाना, है ना। तो हंसी मजाक में जरा सी बात ने तूल पकड़ लिया और हाथापाई तक नौबत आ गई। इसके बाद तू मैं का क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब कहा सुनी होता है, युद्ध तो नहीं कह सकते लेकिन कहा सुनी आपस में हो रही है। तो तू मैं करने से क्या हल निकलेगा, शांति से बैठकर बात कर लो। इसके बाद अगला क्या है, सुरखाब के पर उगना, यानी कोई विशेषता होना, कोई विशेष लक्षण या खूबी होना। तो हम लोग कह देते हैं, ऐसे ही वाक्य में प्रयोग हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर क्या कोई सुरखाब का पर जड़ा हुआ है कि मैं तुम्हारी इतनी आवा भगत करूं, मतलब कोई खास बात रहती तो करते। तो ये चीज़ है। इसके बाद आप देखें, घोड़ा घास से यारी करे तो खाएगा क्या, मतलब घास से ही मित्रता हो गई तो फिर तो भूखों मर जाएगा। अर्थात ये कि मेहनत की कमाई लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका मेहनताना भरपूर लीजिए, काम जम के कीजिए, लेकिन मेहनताना है उसको लीजिए। तो घास से यारी न करने का यही मतलब है। अब इसका वाक्य में प्रयोग आप कैसे करेंगे, अभी मोहन ने सारी जमा पूंजी लगाकर दुकान ही खोली थी, माफ कीजिए, इसमें वाक्य में प्रयोग इसका करना है। तो घोड़ा घास से यारी करे तो खाएगा क्या, भाई मैंने 2 महीने का काम किया है, संकोच में पगार न मांगू तो कैसे काम चलेगा, मतलब 2 महीने काम किया है ना तो उसकी मुझे पगार चाहिए। आखिर घोड़ा घास से यारी करेगा तो भूखा मर जाएगा, यानी खाएगा क्या। तो इस तरीके से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला देखिए, थोड़ा सा अलग है, झांपी धरते ही बवंडर आना। तो आपने अभी झांपी धरी, यानी टोकरी में कुछ सामान रखा था, बड़ी टोकरी को झांपी कहते हैं, थोड़ी छिछली होती है, मतलब
घनी बनावट वाली नहीं होती है, लेकिन बड़े आकार की होती है। तो लोग ज़्यादा सामान ले जाने के लिए, खासतौर पे कहीं बिसाती सामान का बाजार लगाना है, मीना बाजार लगाना है, तो उसी झांपी में सामान भर कर ले जाते हैं। तो झांपी को धरा नहीं कि तब तक बवंडर आ गया यानी मुसीबत आ गई, तो काम शुरू करते ही विघ्न पैदा होना, इसका ये मतलब है। अभी मोहन ने सारी जमा पूंजी लगाकर दुकान ही खोली थी कि चोर सारा नगद और कीमती सामान चुरा ले गए, और झांपी धरते ही बवंडर आ गया, इसका यही मतलब है। तो अब वो बैंक का लोन कैसे चुकाएगा? ये आपका अच्छा सा वाक्य प्रयोग हो गया। इसके बाद आप देखें, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये वाला जो है ये क्या बताता है कि काम में टाल मटोल अच्छा नहीं होता, काम को तत्काल करना चाहिए बिना टाले। तो परीक्षा भले ही 2 महीने बाद है, लेकिन दोहराने और अभ्यास करने का काम आज ही शुरू होना चाहिए। काल करे सो आज कर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद है, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। बताइएगा किसकी पंक्तियां हैं फिलहाल। तो जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। अब इसमें सारे धन जो है वो धूल के समान हो जाते हैं जब मनुष्य के अंदर संतोष की भावना आ जाती है, और संतोष का भाव अगर नहीं है तो कितना भी वो पैसा कमा ले हमेशा दुखी रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसको परेशानी रहेगी। तो इसका क्या तात्पर्य है कि संतोषी मनुष्य को किसी भी दौलत की आवश्यकता नहीं होती है, वही सबसे बड़ा धनी है। तो इसका वाक्य में प्रयोग आप कर लीजिए कि जब तक तुम संतुष्टि नहीं महसूस करते तब तक परेशान रहोगे। कहा गया है ना कि जब संतोष धन मनुष्य के पास आता है तो सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। ऐसे आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। और अंतिम जो आपका इसमें यहाँ मुहावरा है वो है 2 दाने का खवैया। तो कोई आदमी जो है वो खवैया है यानी खाने वाला है, और कैसा है, 2 ही दाने खाता है यानी बहुत कम खाता है। तो अल्पाहारी इसका तात्पर्य है। आप लिख देंगे मैं तो 2 दाने का खवैया हूँ। तुम अपनी सोचो तुम्हारा पेट कैसे भरेगा भाई। भले ही आप घर में थाली भर भर कर खाते हो, लेकिन वहाँ परीक्षक थोड़ी ही जानता है कि आप कितना खाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि मैं तो 2 दाने का खवैया हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर सटीक और रुचिकर वाक्य में प्रयोग होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस पूरे मॉड्यूल को, ये जो मॉक टेस्ट का मॉड्यूल था, इसको समाप्त किया है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और ये जारी रहेंगे आगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।